अस्सलाम वालेकुम। तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्यूटर हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर की हमारी कल एक क्लास हो चुकी है, तो वो क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि कंप्यूटर को हमने स्टार्ट से शुरू किया। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले फंडामेंटल्स हैं, फिर उसके बाद ऑफिस है, ईमेल है, इंटरनेट है और डेटाबेस है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो वन पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि 5000 साल पहले अबैकस मशीन कैलकुलेशन के लिए एक तस्बीह के दानों की तरह की बनी, चाइनीज ने बनाई। और फिर उसके बाद जो है पास्कलाइन मशीन, ब्लेस पास्कल ने 1642 के अंदर, जिसका ताल्लुक फ्रांस से था, उसने ये भी एक कैलकुलेशन मशीन थी। फिर उसके बाद यानी 17वीं सदी तक यही दो चीज़ें जो हमने याद रखनी है कंप्यूटर के बारे में। फिर उसके बाद 19वीं सदी के अंदर 1822 के अंदर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बबेज, जिनका ताल्लुक यूके से था, उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर जो है, जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। मैकेनिकल से मुराद है एक ऐसी मशीन जिसके अंदर गियर, लीवर और जिसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जरिए से उन गियर या लीवर्स को हिलाया जाता है और उससे वैल्यू, उसका डिफरेंस पता किया जाता था। बड़ा बेसिक लेवल का था, लेकिन क्योंकि वो पायनियर थे इस लेवल के ऊपर, तो दैट्स वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उसके बाद इसी टाइम पर यूके से ही ताल्लुक रखती थी एडा लवलेस, जो कि काउंटेस थी, रॉयल फैमिली से जिनका ताल्लुक था। उन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया, जो कि इसके बाद इस डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बबेज ने एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया 1837 के अंदर। और उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया 1843 में, द फर्स्ट प्रोग्राम बिल्ट बाय एडा लवलेस, और वो फर्स्ट प्रोग्रामर भी हैं। फिर उसके बाद जो है 1878 के अंदर हैं क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने टाइपराइटर फ्लैश, यानी 19वीं सदी के अंदर कंप्यूटर कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया कि इसका कीबोर्ड बिल्ड हो गया और कंप्यूटर के बेसिक मॉडल, मैकेनिकल मॉडल जो है वो डेवलप हो गए। फिर उसके बाद विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब, इन तमाम इन्वेंशन की वजह से कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। और ट्रांजिस्टर जो है वो बर्डिन, जॉन बर्डिन ने इन्वेंट किया, और जो है जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग जो है, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट किया। और फिर उसके बाद जो है आईसी, जॉन किल्बी और जेम्स नॉइस ने जो है ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मार्शियन हॉफ एंड टीम, मार्शियन हॉफ एंड टीम ने माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड किया। तो ये 19वीं सदी के आगाज में वो इक्विपमेंट थे जो कंप्यूटर को आगे चलकर बिल्ड करने थे। लेकिन इन तमाम को जो यूटिलाइज करना था वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर यूज करना था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आइडिया है और इसके ऊपर जो पेपर दिया 1837 के अंदर, उनका भी ताल्लुक यूके से ही था। यानी एडा लवलेस का ताल्लुक भी यूके से, चार्ल्स बबेज का ताल्लुक भी यूके से, और जो है ये जो भी मैंने नाम लिया, ये एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग का ताल्लुक भी यूके से था। और एलन ट्यूरिंग ने क्या दिया जी, फर्स्ट यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का आइडिया। ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ डिजिटल एंड मॉडर्न कंप्यूटर। और फिर उसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट कहा जाता है, और जिन्होंने प्रोग्राम स्टोर कॉन्सेप्ट, यानी जो इनिशियल डेज में कंप्यूटर बने, जैसे इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है, ये बुनियादी तौर पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जॉन मॉशली और प्रेस्पर एकर्ड ने डेवलप किया था। जॉन मॉशली
और प्रेस्पर एकर्ट ने, इसके अंदर जो है प्रोग्राम स्टोर करने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर उसके बाद एक मॉरिस वाइक्स ने जो आइडिया दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रोग्राम स्टोर कॉन्सेप्ट का, उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, जिसका नाम था ईडी सैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और फिर इसी दौर के अंदर जो है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन भी बनी, और जो है फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कमर्शियल यूजेस पर जो बना वो यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये वो डेवलपमेंट थी जो 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो हुई। और 1945 के बाद कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट थी उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसे एक तरतीब दी गई जिसे कहा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1946 से 1959, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1959 से लेकर 65, फिर 65 से लेकर 71, 71 से लेकर 80, 80 से लेकर अब प्रेजेंटली जो है वो हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये 5th जनरेशन का है। और जो फिर इसके अंदर जो पहले हमने जिन इक्विपमेंट का जिक्र किया है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर जो है आईसी, फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, और जो है 5th जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा सीक्वेंशियल एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसके अलावा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को इस्तेमाल किया गया 5th जनरेशन के किया जा रहा है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हमने कल देखी, ठीक है, यही पढ़ा था। हाँ, फिर उसके बाद कुछ कंपनीज हैं कंप्यूटर की, यानी ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये कंप्यूटर की कुछ कंपनीज थी कमर्शियल लेवल के ऊपर, उन्होंने ये डेवलपमेंट की हैं। जैसे अमेरिका की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, जिसका नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये 1924 के अंदर जो है IBM के नाम से आई, पहले 1911 में ये डेवलप हुई थी वैसे। तो फिर उसके बाद जो है इसका न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है, और जेम्स जो है वॉटसन ने ये बनाई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसके बाद 1924 के अंदर, फिर उसके बाद HP हेवलेट एंड पैकर्ड, दो लोगों ने बनाई थी, उन्हीं के नाम पर ये है, और 1939 के अंदर ये कंपनी डेवलप हुई। IBM ने जो यूनिवैक है ये IBM ने बिल्ड किया था। उसके अलावा जो है IBM के डिफरेंट मॉडल्स भी इन्होंने डेवलप किए थे, यानी इनकी कंट्रीब्यूशन थी जिसके जरिए से ये कंप्यूटर की डेवलपमेंट चल रही थी। और फिर उसके बाद जो है HP के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट 1975 जो कि बिल गेट्स और पॉल एलन ने डेवलप की थी। और फिर उसके बाद जो है 1976 के अंदर जो है एप्पल, जिसको और IBM को क्या कहा जाता है जी, बिग ब्लू। और IBM जो है ये पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली भी यही है। और हाँ, वो बाद में, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, इसको हम सेपरेट डील करेंगे। तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट भी हो गई, एप्पल भी हो गई, और बेल लेबोरेटरीज जिन्होंने यूनिक्स डेवलप की। और फिर इसमें जो और नाम थे जिनमें हमने देखा केन, फिर लैंग्वेजेस हमने देखी थी। लैंग्वेजेस जो है वो दो तरह की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है बुनियादी तौर पर लो लेवल लैंग्वेज जो है इनके अंदर बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज भी होती है। और बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हुई थी मशीन लैंग्वेज, और सेकंड जनरेशन में हुई थी असेंबली लैंग्वेज, और फिर थर्ड जनरेशन के अंदर जो है हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होना शुरू हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज को भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक प्रोसीजरल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमारी पास बेसिक आ जाती है, फोर्ट्रान आ जाती है, और उसके अलावा जो है कोबोल आ जाती है। और कोबोल को इन्वेंट करने वाले जो थे उनका नाम था ग्रेस होपर, और उन्होंने ही पहला कंपाइलर भी डेवलप किया था। और फिर उसके बाद जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये जो है वो जॉन बैकस ने
जॉन बैकस ने इन्वेंट की थी या डिस्कवर की थी, जो भी आपका हो। फिर उसके बाद जो है वो नहीं, तीसरी जो कहा है मैंने, बेसिक का नहीं हमने करना। फिर उसके बाद जो है और लैंग्वेज जो है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हमारे पास सी जो है वो किसने की जी डेवलप? डेनिस रिची ने। और सी प्लस प्लस जारने स्टार्टअप, जो भी, हाँ। फिर उसके बाद जो है बी जारने। फिर उसके बाद जो है जावा लैंग्वेज जेम्स गॉशलिंग ने, ठीक है। और पास्कल लैंग्वेज निकोलस विर्थ ने पास्कल, हाँ, निकोलस विर्थ ने पास्कल लैंग्वेज। तो ये हमने कल जी देखा था, कल वाला रिवाइज हो गया सारा, ठीक है। ये अब कल वाला काम ओके कर लो, ठीक है। अगर करना चाहे कोई बंदा 2-3 घंटे में, 4 घंटे में हो जाता है, याद भी हो जाते हैं ये। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई अब कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा डिग इन करते हैं। तो आज हम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमारी जो चीज है उसका नाम है इंस्ट्रक्शन। और जिन लोगों को ऑनलाइन में आप इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, साइड पर जो सेटिंग वाला बटन है, इसको 720 रेजोल्यूशन पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट किसने दिया था जी? जॉन वॉन न्यूमैन। तो अब कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने के लिए कि भाई कंप्यूटर बुनियादी तौर पर करता क्या है। कंप्यूटर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जी। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डेटा क्या होती है जी? रॉ फॉर्म होती है, और इंफॉर्मेशन जो है ये अरेंज्ड फॉर्म होती है। और इस दरमियान में होता क्या है? ये प्रोसेस करता है जी। यानी डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बना देता है, या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, लेकिन ये करता कैसे है? यानी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते होंगे। तो ये कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्ट है, ये जो हमें दिया था जॉन वॉन न्यूमैन, तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के अंदर होता क्या है? कंप्यूटर के अंदर आपने लफ्ज सुने होंगे CPU। फिर उसके बाद आपने लफ्ज सुना होगा जी माइक्रो प्रोसेसर। फिर आपने सुना होगा मदरबोर्ड। और फिर हमने एक वर्ड देखा है आईसी। अब इनमें फर्क क्या है? CPU इज एन एब्रीविएशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी। और इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चिप्स या स्लैश सर्किट्स। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये सिंगल चिप होती है जी, या सिंगल सर्किट। इसके अंदर आपका रजिस्टर होता है, इसके अंदर आपका ALU होता है, और CU। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। और CPU में आपका इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, विच वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है जी। अभी आपको ये पता चल गया कि CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फर्क क्या हुआ जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग और माइक्रो के भाई वो मल्टीपल चिप्स या सर्किट्स हो सकते हैं, ये सिंगल चिप होती है। और मदरबोर्ड क्या होता है जी? ये मेन बोर्ड होता है जो जिसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जी। यानी यही माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होगा और जो है और भी रैम लगी होगी, रोम लगी होगी, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे आप मदरबोर्ड कहते हो जी। बोर्ड होता है, ये भी एक सिंगल जो है हालत में होता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट सर्किट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आईसी जो है ये एक सिंगल डिवाइस है, सिंगल इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट है आईसी, आपको पता है किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी इस्तेमाल हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, आपकी घड़ी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जो डिजिटल या डिफरेंट टाइप की वॉचेज होती हैं। ठीक है जी, डिफरेंट पीएलसीज में भी आईसीज डिफरेंट जगह पर इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन इन तीन की एप्लीकेशन जो है वो हमारी कंप्यूटर के रेलेवेंट होती है। तो इन चारों में आपको डिफरेंस समझ आ गया जी? सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड और आईसी। ठीक है जी। तो अब हम जो हमारा सीपीयू होता है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और बाकी चीजें भी होती हैं। और सीपीयू के अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। सीपीयू के अंदर क्या चीज होती है जी? एक मेमोरी यूनिट। तो ये जी सीपीयू के अंदर जी मेरा मेमोरी यूनिट है, यानी सीपीयू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर सवाल आ जाए सीपीयू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मेमोरी। अगर आपने कोई कंप्यूटर को मेमोरी देनी है, कोई इनपुट देनी है तो वो भी थ्रू मेमोरी दोगे, कोई आपने उससे इनपुट लेनी है तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी पर आप देख रहे होगे। तो मेमोरी इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, मेमोरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कंप्यूटर कैन नॉट, प्राइमरली अगर देखा जाए तो ये कैन नॉट ऑपरेट विदाउट मेमोरी। फिर उसके बाद जो इसके अंदर दूसरा ये मेमोरी यूनिट होता है, कहां पर होता है? सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा इसके अंदर जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज होती है एल यू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये है बुनियादी आर्किटेक्ट जो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और ये सारा चीजें जो हैं वो कहां पर होती हैं जी? माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है जी। तो इसमें और चीज क्या होती है जी? रजिस्टर। रजिस्टर बुनियादी तौर पर क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है जी, इनसाइड सीपीयू। ठीक है जी। इसमें मेमोरी मेमोरी रजिस्टर होते हैं, एड्रेस रजिस्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर बुनियादी तौर पर स्मॉलेस्ट मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर होते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की रजिस्ट्रीज जो है, कोई भी चीज कंप्यूटर में लगेगी उसकी रजिस्ट्री, जैसे हम कोई जगह लेते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी उस जो भी चीज लगेगी तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो रजिस्टर इज अ मेमोरी डिवाइस इनसाइड सीपीयू एंड स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड सीपीयू। फिर उसके बाद जो है मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसको हम मेमोरी को मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे कि मेमोरी क्या क्या होती है। लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया कि मेमोरी क्या होती है बुनियादी तौर पर कंप्यूटर के अंदर। 0 और 1 बाइनरी। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड
0 एंड 1, 0 एंड 1। तो उस सूरत में हमारा डेटा स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। डिफरेंट हम उसे कोडिंग्स के जरिए से, जैसे फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम उसे डेटा दे रहे थे थ्रू मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हम उसे डेटा दे रहे थे थ्रू असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई जिनमें कोबोल आ गई, फोर्ट्रान आ गई, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो है उसके जरिए से मेमोरी यूनिट को फेड कर रहे थे हम। ठीक है जी। तो अब बुनियादी तौर पर हम जब इसे कोई चीज देते हैं तो वो सबसे पहले यहीं पर स्टोर होती है, फिर यहां से फेच इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन फेच करता है। यानी अब ये कि भाई किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से उस डेटा को, जो डेटा रॉ फॉर्म में हमने इसको लोड किया है, वो डेटा कंट्रोल यूनिट फेच करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट करता क्या है जी, उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है। एक होती है इनक्रिप्शन और एक होती है डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट या डिकोड। ठीक है जी। अब आपको पता है कि हम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में उसको दे रहे हैं तो उसको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहां पर आपका इस्तेमाल होगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन डी कोड या डिक्रिप्ट किस लेवल पर होती है। कौन सी ऐसी चीज आपसे सवाल अगर पूछे कि जहां पर आपकी इंस्ट्रक्शन या आपका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट होता है, तो आपने क्या लगाना है, कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंट्रोल यूनिट के कितने काम है जी, दो, एक और ये दो। तो ये उस के भाई पहले कौन सी जाएगी फिर दूसरी कौन सी जाएगी, ये चीज भी कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है इस चीज को। सीक्वेंस को भी कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन के, और दूसरे नंबर पर डिक्रिप्ट भी करता है, डिकोड भी करता है उस इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है ALU। ALU के अंदर दो यूनिट हैं, एक तो है अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, दरब, तकसीम, इनको कहते हैं बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस। ये अगर आपसे पूछे कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस कौन सी चीज परफॉर्म करती है, तो आप कहोगे अरिथमेटिक यूनिट, या ALU भी कह सकते हो इकट्ठा। फिर उसके बाद जो है आपका लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है जी, एग्जीक्यूट एंड टेक लॉजिक डिसीजंस। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट हो चुकी है, तो अब उस इंफॉर्मेशन में क्या करना है, भाई ऑन कर देना है कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद कर देना है, कोई फाइल खोल देनी है, जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दी गई है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कौन करता है, तो वो एग्जीक्यूट करता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और उसका कौन सा हिस्सा, लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट और लॉजिक डिसीजन। अब फॉर एग्जांपल लॉजिक डिसीजन से मुराद मेरी ये है, जैसे इसके अंदर अब कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, दीज आर लॉजिक ऑपरेटर्स। कि भाई ये चीज इससे बड़ी है, ये चीज इससे छोटी है, बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, डिफरेंट टाइप के जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं ये कर दूं कि या तो बराबर है या छोटी है, इस तरह के जो लॉजिक डिसीजंस होते हैं, ये भी आपका कौन सा करता है जी, लॉजिक यूनिट करता है। तो लॉजिक यूनिट के भी कितने काम हो गए, 2 से 3 काम हो गए जी। एक तो ये लॉजिक डिसीजन करता है, दूसरे नंबर पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, फिर तीसरे नंबर पर एग्जीक्यूशन करता है। तो ये एग्जीक्यूट भी इंफॉर्मेशन करता है, और फिर उसके बाद जो है ये सारा काम करने के बाद आउटपुट स्टोर इन मेमोरी। तो जो मेमोरी यूनिट में वो जो काम उसने किया है
उस काम को दोबारा मेमोरी यूनिट के अंदर जो है आपको दिखा देता है, स्टोर कर देता है। तो दिस इज बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर के अंदर क्या है जी, आपकी मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था जी, ये वाला बेसिक जो आर्किटेक्ट है, जॉन वॉन न्यूमैन ने यही आर्किटेक्ट दिया था, और आज भी यही चल रहा है जी। और यही मॉडल है कि फैच इंफॉर्मेशन, कंट्रोल यूनिट, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक डिसीजन, और फिर उसके बाद आउटपुट स्टोर्ड इन मेमोरी यूनिट। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं, कि कंप्यूटर को इसकी सप्लाई की बुनियाद पर या इसके साइज की बुनियाद पर जो है वो तकसीम किया जाता है, या इसके यूज के एतबार से। ठीक है, तो इन तीन एतबार से कंप्यूटर को क्या किया जाता है जी, तकसीम किया जाता है। तो हम अब कंप्यूटर की टाइप्स देखेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये कहीं फिर जाकर फिर दोबारा चीजें आपस में जोड़ के रखोगे तो फिर याद रहेंगी। अगर उनको तोड़ते रहोगे और पार्ट्स के अंदर देखते रहोगे तो वो भूलती रहेंगी। इन सारी चीजों का एक जो है अमेजा बनाकर, इनका एक मिक्सचर बनाकर जो है इस तरीके से इसको याद रखो। अब कंप्यूटर की टाइप्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि सप्लाई के एतबार से हमारे पास वाइज हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो तीन होते हैं जी। एक एनालॉग, और फिर दूसरे नंबर पर डिजिटल, और तीसरे नंबर पर हाइब्रिड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एनालॉग कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर ऑपरेट करते हैं, और यानी पल्सेस होती हैं इसमें इसमें डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जिसको 0 या 1, ये दो होते हैं जी इसमें। फिर उसके बाद जो हाइब्रिड होता है, इट रिजेंबल्स बोथ एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है जी, कंप्यूटर। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं। इसकी मिसाल हो सकती है आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर या मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, या एनालॉग सुइयों वाली वॉच। एनालॉग वॉच, तो इसकी ये मिसालें हो सकती हैं। और डिजिटल की तो हमारा कंप्यूटर डिजिटल का जो है मिसाल है, हमारी डिजिटल वॉच जो है। ठीक है, और जो है मोबाइल हमारी, ये सारा कुछ जो है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की मिसालें हैं।
फिर उसके बाद हाइब्रिड में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है जी, या रडार जो फौज वगैरह में और डिफरेंट टाइप की जगहों पर इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जहां पर एनालॉग भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और डिजिटल भी। तो ये पेशेंट जो आपके होते हैं उनका जो जिस जगह पर उनको देखा जा रहा होता है कि भाई साथ में उनकी वो चल रही होती है, दिल का जो है चक्कर चल रहा होता है और साथ में हार्ट बीट डिजिटली लिखी होती है, डिजिटली हार्ट बीट भी लिखी होती है, साथ में एनालॉग भी होता है। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इज जो है बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, जो आपको आपने देखा भी होगा आपने से बहुत सारे लोगों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर सप्लाई के एतबार से ये। फिर उसके बाद साइज के एतबार से, साइज वाइज जो है वो कंप्यूटर की जो इकसाम है उनमें माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है जी। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, लैटिट्यूड कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में ही ये आ जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है जी, सवाल भी आया हुआ है, एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड रॉबर्ट्स जो है ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। और उसके अलावा हमारे पास लैपटॉप भी होते हैं जी, ठीक है जी। और लैपटॉप्स का फादर कौन है जी, एडम, पहले पहले याद किया मैं, हालांकि दूसरा नाम याद करना होता है, एडम ऑसबॉर्न है, हाँ, और ईपी सन, एप्सॉन, ऐसे जो भी आपको के एडम ऑसबॉर्न और लैपटॉप के ये फादर हैं जी, लैपटॉप के। फिर उसके बाद जी अब ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं जी, तो माइक्रो कंप्यूटर आपके घर के जो आप यूज करते हो, पीसी जिसे कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पीसी इज एन एब्रीविएशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इसमें दो तरह के होते हैं, एक जो है वो आपका डेस्कटॉप मॉडल होता है जो वर्टिकल होता है, और लैटिट्यूड जो लेटा हुआ होता है, ठीक है। दो तरह के ये पीसीज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, ये एयरलाइन टिकट, फिर उसके बाद सर्वर कंप्यूटर, एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस करंटली या साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। तो एक टाइम पर ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, बड़े साइज के होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे टिकटिंग का एयरलाइन का सिस्टम है, सर्वर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जिनके अंदर जिन्होंने बहुत सारा डेटा को हैंडल करना होता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना होता है एट वन टाइम। तो इस जगह, इस तरह की जगहों पर कौन से कंप्यूटर होते हैं जी, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी जो
सुपर कंप्यूटर होते हैं ये मेडिकल लैब्स में और आर्मी डिफेंस सिस्टम्स में, यानी डिफेंस सिस्टम में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये होते हैं। और ये क्या करते हैं जी, ये बुनियादी तौर पर स्पीडीली एग्जीक्यूट फ्यू इंस्ट्रक्शंस, यानी ये चंद एक इंस्ट्रक्शन पर, यानी लेकिन वो इंस्ट्रक्शन बहुत हैवी किस्म की होती हैं। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जैसे मेडिकल फील्ड में कैंसर के कोई टेस्ट हैं या इस तरह के कोई टेस्ट हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है इनकी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है इनमें। ये कोई भी काम को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्पीड के साथ और जो है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है जी। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में फिर फर्क क्या हुआ? फर्क यही है कि भाई ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम, लेकिन ये जो है इनकी जो है लार्ज स्केल पर होती है, और ये जो है लेकिन कम स्केल तो मिनिमम होता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त होती है। ये स्पीड इनकी बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इन दोनों में ये फर्क है। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो है ये लार्जर than micro but smaller than mainframe कंप्यूटर। और ये वैसे अब आना बंद हो गए हैं, तो ये इनकी भी परफॉर्मेंस और ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, तो इफेक्टिव यूजेज के लिए थे, लेकिन अब ये जो है नहीं अब होते। तो लैपटॉप आपको पता है, आपको शहबाज शरीफ का लैपटॉप मिला होगा, ठीक है जी। तो शहबाज शरीफ वाले लैपटॉप जो हैं ये लैपटॉप है, ठीक है जी। तो HP डेल, ठीक है जी, डेल की कंपनी है, HP की कंपनी है, लिनोवो की कंपनी है, और लैपटॉप की एप्पल मैकबुक, ठीक है जी, और इस तरह के तोशिबा के, और ये वाले जो हैं ये साइज के एतबार से कंप्यूटर की टाइप्स हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं यूज के एतबार से देखूं, यूज के एतबार से देखें तो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, और उसके अलावा सर्वर। एम्बेडेड कंप्यूटर आपने देखी होगी, जैसे स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच बुनियादी तौर पर एक एम्बेडेड कंप्यूटर की मिसाल है कि अब एक घड़ी के अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर। लेकिन आप यूएसबी देखो तो यूएसबी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। डीवीडी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, बट स्मार्ट वॉच इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसके अलावा सर्वर, कि भाई वो एक ही काम जो है वो लगातार और मुसलसल कर रहे हैं। तो ये दो यूज के एतबार से एम्बेडेड सिस्टम और सर्वर की मिसाल आप दे सकते हो कि एक डेडिकेटेड और एक पूरा का पूरा सिस्टम। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और एम्बेडेड कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कि जो आपको टाइम दिखाने के साथ साथ कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी भी दे रहे हैं, उनके इनसाइड पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा है। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो ओके हो गया। अब हम और हमारा क्या है, कंप्यूटर टाइप्स। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो ये साइज के एतबार से अब इनपुट और आउटपुट, सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि जिसको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ऐसी डिवाइस को क्या कहेंगे हम? इनपुट डिवाइस कहेंगे। फिर इनपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जी कीबोर्ड।
कीबोर्ड को कवर्टी कीबोर्ड कहते हैं। और ये किसने इन्वेंट किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने डिस्कवर किया था कवर्टी कीबोर्ड। और इसके अंदर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कीज होती हैं जी। प्राइमरी कीज और सेकेंडरी कीज होती हैं। प्राइमरी कीज कौन सी होती हैं जी? न्यूमेरिक कीज, पंक्चुएशंस, मार्क्स और सिंबल्स। these आर कॉल्ड प्राइमरी कीज। और सेकेंडरी कीज होती हैं आपके पास फंक्शन कीज, मॉडिफायर या अल्टरनेट कीज, उसके बाद जी आपके पास नेविगेशन कीज। जी नेविगेशन कीज, ये आपके पास एरो कीज जो हैं, एरो कीज नेविगेशन कीज के आगे आप लिख लो जी एरो, होम एंड पेज डाउन, अप, ये सारी की सारी नेविगेशन कीज होती हैं। ठीक है जी। और फंक्शन कीज F1 से लेकर F12, और ये होती हैं जी आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। इनको अल्टरनेट कीज भी कहते हैं और इनको जो है मॉडिफायर भी कहते हैं जी। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर की कीज को इन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और 102 कीज होती हैं टोटल। टोटल कितनी होती हैं जी? फिर उसके बाद आपके पास स्पेस होता है, क्या जी, टैब होता है, ये भी आपके पास इसके अलावा कीज हो। ठीक है जी। तो आ, ये आपके पास प्राइमरी और कीबोर्ड, ये है आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरी यानी पेरिफेरी कहते हैं कि जैसे मेरे ये हाथ मेरी पेरिफेरी हैं। क्यों मेरी पेरिफेरी है? क्योंकि मेरी जिस्म के साथ कनेक्टेड है। जो चीज किसी चीज के साथ कनेक्ट हुई हो, मेरा ये सर मेरी पेरिफेरी है क्योंकि मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मेरी टांगे मेरी पेरिफेरी हैं। ठीक है जी। तो पेरिफेरी इसको कहते हैं कि कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल डिवाइस है क्योंकि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं ऐसी डिवाइसेस को विच आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के साथ जो कनेक्टेड होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। और कीबोर्ड के बारे में कोई और चीज तो नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास होती हैं जी पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग, और ये भी कैसी होती है? इनपुट, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस। और इसमें क्या होता है जी आपके पास? लाइट पेन, जॉयस्टिक और माउस। ठीक है जी। तो माउस जो है बुनियादी तौर पर इसके बारे में सवाल आता है। कंप्यूटर माउस जो है ये 1964 के अंदर डगलस एंगलबर्ट ने, जो कि कहां से थे? यूएसए से जिनका ताल्लुक था, डगलस एंगलबर्ट 1964 के अंदर इन्होंने ये डिस्कवर किया था। डगलस एंगलबर्ट ने, यूएसए से जिनका ताल्लुक था। और माउस के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है जी लेजर माउस। तो ये दोनों लाइट के थ्रू जो है, थ्रू लाइट आप इसमें नेविगेट करते हो।
नेविगेट करते हो थ्रू थ्रू लाइट। इससे पहले जो है हमारे पास क्या होती थी, एक नीचे इसके बॉल होती थी माउस के नीचे। इससे पहले अगर जो पहला पहला माउस था उसके नीचे क्या होती थी, बॉल होती थी। और आजकल माउस के ऊपर ये, चलो ये नहीं अब खुलेगा, खोल लेते। ये वाली जो है इसको कहते हैं ये ट्रैक बॉल। अगर आप माउस को नीचे घुमाओ तो ये ट्रैक बॉल क्या रहती है, स्टैटिक। ये सवाल पूछा हुआ था तो अल्फाजों के जरिए से उसने ऐसे घुमाया हुआ था कि बच्चे के एक होगी स्टेशनरी, वो ऐसे अल्फाज। तो लेकिन जिसकी अंग्रेजी बेहतर है और उसको समझ आ गई होगी कि भाई मैं माउस को जितना मर्जी हिलाता रहूं तो इस ट्रैक बॉल के ऊपर, ये इस व्हील को क्या कहते हैं जी, इस व्हील को कहते हैं ट्रैक बॉल। इस व्हील को कहते हैं ट्रैक बॉल। इस व्हील को जो माउस के ऊपर लगा होता है इसको ट्रैक बॉल कहते हैं। और जॉयस्टिक क्या होता है जी, गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है जी, गेम्स के लिए, ठीक है जी। और लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आप जो है जिसके जरिए से आप पॉइंट कर सकते हो। जैसे लाइट पेन को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, इस तरीके से वो पॉइंट कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ यहाँ पर, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है जी। तो ये तीनों आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। फिर उसके बाद आपकी स्कैनिंग डिवाइसेज होती हैं, स्कैनिंग इनपुट जी। स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो है डिवाइस आती है जी, MICR, OMR और OCR, ठीक है जी। तो इन तीनों के एब्रीविएशन भी वो पूछ लेता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, और OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये तीनों जो है स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस होती हैं। MICR ये आपका बैंक चेक्स, बैंक में जब चेक लेकर जाते हैं तो उस चेक के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स होते हैं तो वो उसको एक मशीन में डालता है, तो वो MICR मशीन होती है जिसके अंदर वो डाला जाता है। तो वो साइन को भी वेरीफाई करती है और चेक की ओरिजिनलिटी को भी वेरीफाई करती है। कैच मी इफ यू कैन, जिन्होंने ये मूवी देखी है डी कैप्रियो की, तो उनको बहुत उन्हीं उसी ने बनाया, उसी के आइडिया से फिर ये आगे चलकर ये पूरा का पूरा चेक, वो फेक चेक बहुत ज्यादा यूज करता है और बहुत ज्यादा फिर उसको सजा होती है, फिर एक डील करते हैं, फिर वो इसका हल बताता है कि भाई चेक को रीड करने वाली मशीन होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त एक ओरिजिनल थीम के ऊपर मूवी बनी हुई है। तो MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन बैंक चेक्स के ऊपर जो है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर ये जो PPSC जो पेपर होता है, ये जो आपके पास आता है जिसको आप बबल फिल करते हो, तो ये बबल जो है फिल करके आप दे देते हो, तो इसको एक मशीन में डाला जाता है और जो आपका मार्क कर देती है कि भाई इसके इतने ठीक हैं और इतने गलत हैं। तो OMR शीट के जरिए से भी चेकिंग की जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है OCR जो है ये स्कैन करती है जी प्रिंटेड टेक्स्ट को। आपने स्कैनर यूज किए होंगे आपकी किताब के ऊपर, आप टेक्स्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, इसको टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर भी आप कह सकते हो। कैम स्कैनर वगैरह डिफरेंट टाइप के आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो कौन सी चीज यूज कर रहे होते हैं, OCR को यूज कर रहे होते हैं और करेक्टर रिकग्निशन कर रहे होते हैं। वो जो नीचे करेक्टर लिखे हुए हैं उनको रिकग्नाइज करके आउटपुट टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो OCR जो है ये तीन जो है वो आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। उसके अलावा स्कैनर भी आपकी जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। तो आप उसको कोई भी चीज देते हो और वो उसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर आपको दे देते, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है आपकी इनपुट डिवाइसेस में और कोई है जी, माइक्रोफोन आपका एक हो सकता है जी।
माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन होता है ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइसेस है। ये क्या करता है जी? माइक्रोफोन साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। साउंड को, मेरा ये जो साउंड है ये इस माइक्रोफोन के थ्रू मेरे कंप्यूटर में जा रहा है और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू मेरा साउंड गार्ड जो है वो इसको आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक साउंड को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस जो है माइक्रोफोन, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये इनपुट डिवाइसेस हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं जैसे बार कोड रीडर, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट के फेशियल रिकग्निशन, ठीक है जी। और कौन दे हैं? तो ये सारे के सारे जो है ये क्या हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और इसमें कंप्यूटर के रेलेवेंट कौन सी हैं वो मैंने आपको बताई है कि ये माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया और स्कैनर भी आपका किसी हद तक हो सकता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आपकी आउटपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं, आपकी जी अब आउटपुट अगर डिवाइसेस की मैं बात करूं, आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास मेजर जो डिवाइसेस हैं वो एक तो स्पीकर है जी, नंबर 1। स्पीकर इज और हेडफोन, स्पीकर स्लैश हेडफोन। अभी बल्कि 2025 में सवाल आया हुआ था हेडफोन के, अगर वो आता लफ्ज हेडसेट, तो हेडसेट एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। अगर हेडफोन के साथ या कहे हेडफोन विद माइक, हेडफोन विद माइक इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, तो फिर आपका जवाब होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लेकिन अगर खाली पूछे हेडफोन क्या होता है जी, तो आप हेडफोन सिर्फ गाने सुनने के लिए कानों पे लगा लेते हो या कुछ भी सुनने के लिए कानों पर जो लगा लेते हो, तो दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस है वो, ना कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी। स्पीकर और हेडफोन जो है ये नंबर 1 पर आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। फिर दूसरे नंबर पर आपका जो है मॉनिटर का लेते हैं पहले, मॉनिटर और या स्क्रीन आपकी जो है, ये स्क्रीन जो है, और इसमें पहले आपकी सीआरटी टेक्नोलॉजी जिसे कहते थे कैथोड रे ट्यूब, तो अब इसका मॉडर्न वर्जन जो है एलईडी, लाइट मीटिंग डायोड, और इसमें फिर जो है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आपके पास अगेन एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो डिवाइस होती है उसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके पास होता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। ठीक है जी। तो ये तीन तरह के प्रिंटर जो हैं ये इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, यानी ये सफे के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर जो है, एक व्हील लगा होता है, सारे पेज पर ये व्हील चलता है और इस तरीके से ये डिटेक्ट करता है आपकी जो भी इसने प्रिंट करना होता है उस चीज को। तो डॉट मैट्रिक्स में डॉट के जरिए से जो है वो रिकग्नाइज कर रहा होता है और फिर प्रिंट निकाल रहा होता है। फिर लाइन प्रिंटर जो है ये लाइन को रिकग्नाइज करके इस तरीके से प्रिंट कर रहा होता है। तो दीज आर कॉल्ड जो है इंपैक्ट प्रिंटर। फिर इसके अंदर दूसरी वैरायटी होती है हमारे पास नॉन इंपैक्ट
प्रिंटर जो आजकल हमारे चल रहे हैं, और इनमें होते हैं हमारे पास लेजर, इंकजेट और थर्मल। तो ये तीनों प्रिंटर जो हैं ये आपके कैसे होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स का अंदर आपका डीपीआई इसका यूनिट होता है, इसको कहते हैं डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है जी। और लाइन प्रिंटर का क्या होता है, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितनी इनकी स्पीड जो होती है, इसकी जो स्पीड होती है उसको मेजर करने का जो है तो ये तरीका है या यूनिट है आप कह लें। तो फिर जो लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर होते हैं या थर्मल प्रिंटर होते हैं, इनका जो मेजर करने का होता है, तो पेजेस पर, तो ये इंपैक्ट के बगैर और ये अपनी स्पीड की वजह से और अपनी क्वालिटी की वजह से आजकल यही इस्तेमाल होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आउटडेट हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो इसकी क्वालिटी होती है, इसकी क्वालिटी का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डॉट पर इंच, डीपीआई, ठीक है जी। तो क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी का भी यही यूनिट होता है, डॉट पर इंच, ठीक है जी। तो डॉट पर इंच जो है प्रिंटर की जितना अच्छा जितने डॉट्स को वो कर सकता होगा 1 इंच के अंदर मैनेज, तो उतना अच्छी इसकी क्वालिटी होगी। फिर उसके बाद जो है हमारे पास, लेकिन ये सारे के सारे पेपर के लेवल तक ऑपरेट करते हैं, पेपर के लेवल तक ये प्रिंटर है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें लार्ज साइज प्रिंटर जो है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल प्लॉटर, और ये कौन यूज करता है जी, आर्किटेक्ट, लार्ज साइज प्रिंटिंग, जिसमें पैनाफ्लेक्स है, पैनाफ्लेक्स वगैरह या जो है मैप वगैरह, इस तरह की चीजें जो बड़ा बड़ा साइज का जो प्रिंटर निकालने के लिए, डिजिटल और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स निकालने के लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स निकालने के लिए जो मशीन होती है उस दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्लॉटर, ठीक है जी। तो प्रिंटर के अंदर, वैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल प्रिंटर होता है, वर्चुअल प्रिंटर। तो ये वर्चुअल प्रिंटर ये रिजेंबलेंस, ये रिजेंबल करता है जी एपीआई, एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई। अब जैसे फॉर एग्जांपल के एप्लीकेशन कोई भी आप बनवाते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या कुछ भी है, अब उस एप्लीकेशन को अगर आप किसी और जगह, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एप्लीकेशन को जूम पर चलाना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि भाई जो जूम वाला है उसको आपकी एपीआई अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करना होगी। अगर आपका जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है अगर जूम की ऐप के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होगा, तो फिर जो है आपकी ऐप चलेगी ही नहीं। तो आपका जो इंटरफेस है, जैसे दिखता है आपका जो साइज है, जो रेजोल्यूशन है, जो सारी चीजें हैं, अगर वो वहां पर अवेलेबल होंगी तो फिर ही आपकी ऐप इंटीग्रेट हो सकी होगी। तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल प्रिंटर ऑलरेडी जो है, जैसे यानी प्रिंटर होता है तो उसको लोग यूज करते हैं पीडीएफ जनरेट करने के लिए। अगर आप किसी भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल प्रिंटर नहीं लगा हुआ, आप कंट्रोल पी दबाओगे तो वो जो प्रिंटर का इंटरफेस होता है वो आ जाता है। तो वो आता है, फिर वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप इसका पीडीएफ जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि आपका प्रिंटर तो लगा नहीं हुआ, तो फिर आप उसका पीडीएफ निकाल सकते हो। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लॉक्ड होती हैं, जिनके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते, उनको उनका कोड तोड़ने के लिए या उनका पैच तोड़ने के लिए भी ये तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है।
ठीक है, कि प्रिंट करके उसका पीडीएफ निकाल लिया जाता है अगर किसी ने पीडीएफ बनाने से मना किया हुआ है। अगर पीडीएफ को लॉक किया हुआ है तो इस तरीके से भी पीडीएफ निकल आता है। ठीक है जी, तो ये एपीआई का इसका फायदा होता है, और इसे दिस इज कॉल्ड वर्चुअल प्रिंटर। ठीक है, तो ये प्रिंटर के हवाले से, और ये सारे सवाल हैं बुनियादी तौर पर ना। तो ये प्रिंटर भी आपका दूसरी डिवाइस हो गई, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। और कोई आउटपुट डिवाइस होती है जी? फैक्स भी आपकी आउटपुट डिवाइस है जी। टच स्क्रीन आपकी इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, टच स्क्रीन। ठीक है जी। और कैमरा, डिजिटल कैमरा आपकी इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं जी। ठीक है जी, तो ये आपकी चीजें हो गई जी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर उसके बाद जो है हमारे पास आता है, अब इस कंप्यूटर के अंदर आपके पास डिफरेंट ये इनपुट जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये कंप्यूटर के पेरिफेरल, इनमें से बहुत सारी, जैसे माउस है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड है, आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। आपका मॉनिटर है, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। फिर उसके बाद आपका प्रिंटर है, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। यानी कंप्यूटर के साथ आपको इसका एक फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, हम वायरलेस की बात को भी छोड़ देते हैं। ठीक है जी, वायरलेस की भी बात को अभी वायर्ड में हम दे रहते हैं कि उसकी पेरिफेरी के साथ नॉर्मली अटैच किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये, प्रिंटर, मॉनिटर, आपका माउस, कीबोर्ड, ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। या इसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर और क्या चीजें होती हैं? रैम होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, आपकी जो है सीडी रोम होता है। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस भी आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। ये भी उसी की उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, उसकी किसी ना किसी पेरिफेरी के साथ अटैच हुई होती हैं। तो ये जिसके साथ अटैच हुई होती है ना, उन्हें कहते हैं बसेस। और अब हमारी अगली चीज है बस। कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें लगती कहां है? जहां पर ये चीजें, आपका जो रैम है, आपकी रोम है, आपकी जो है हार्ड डिस्क है, आपकी ये सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर, इन रैम के लिए, रोम के लिए, आपके जो है हार्ड डिस्क के लिए, या सीडी रोम के लिए, इन तमाम चीजों के लिए, साउंड कार्ड के लिए, साउंड कार्ड के लिए, और इन तमाम चीजों के लिए बस होती है। ठीक है जी, जहां पर ये अटैच हो रही होती है। अब ये बसेस क्या होती हैं? कैसे? अच्छा, सही। नहीं, तुम ऐसे सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। क्या इनपुट देते हो तुम? वो तो तुम प्रिंट करते हो, वो वहां पर अगर फॉर एग्जांपल तुमने यूएसपी एक लगाई है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कंट्रोल पी तुम कर रहे हो, वो प्रिंट निकाल कर दे देगा। वो उसको तुम उसके अंदर, प्रिंटर के अंदर स्टोर करते हो, प्रिंटर के अंदर तुम डालते तो नहीं हो, प्रिंटर को कोई इनपुट तो नहीं दे रहे तुम, कि जिसके नतीजे में वो तो तुम्हारा सॉफ्ट वर्जन है, कि उसको तुम अब उसको इंस्ट्रक्शन तो देनी है ना। आउटपुट डिवाइस को भी इंस्ट्रक्शन तो देनी है। आउटपुट डिवाइस ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही जो है ना प्रिंट निकालना शुरू कर दे। ठीक है जी, तो उसको आपने इंस्ट्रक्शन तो देनी है। उस इंस्ट्रक्शन को आप इनपुट कह रहे हो तो ठीक है, कहते हो, लेकिन वो डिवाइस तो इनपुट नहीं है। आप उस डिवाइस को तो कुछ नहीं दे रहे ना, आप उससे सिर्फ ले रहे हो, जिसको कुछ दिया ना जाता हो, जिससे सिर्फ लिया जाता हो। अब ये मेरी स्क्रीन है, इसको मैं कुछ दे सकता हूं? इसको मैं कुछ भी नहीं दे सकता, सिर्फ इस पर मैं तस्वीर देख सकता हूं। जैसे ये वेब कैम है, वेब कैम को भी मैं कुछ नहीं दे सकता। फोटो स्टेट मशीन को भी वो पेज आप थोड़ी दे देते हो, ठीक है, या उसके अंदर से थोड़ी वो आता है। ठीक है जी, तो वो चीज अब आगे चलते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये आपकी हो गई। अब हम चलते हैं बसेस पे।
बस बुनियादी तौर पर क्या है? बस बुनियादी तौर पर पाथवे है। बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सीपीयू। जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और जो सीपीयू है, इसके दरमियान बस जो है बुनियादी तौर पर क्या होती है? एक पाथवे है, एक रास्ता है। ठीक है, टू ट्रांसमिट डाटा, एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, एंड कंट्रोल सिग्नल। ठीक है जी। तो पाथवे है बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस और के भाई डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उनका एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका सिग्नल कंट्रोल करने के लिए। ये तीन, तो तीन तरह की बस होती है। एक होती है आपकी डेटा बस, और एक होती है आपकी एड्रेस बस, और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। तो ये डाटा को ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। और ये एड्रेस बस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्रेस। और तीसरी ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल सिग्नल। तो ये तीन तरह की बस होती है बुनियादी तौर पर। बस जो है ये सीरियल भी हो सकती है, सीरियल बस, 1 बिट एट ए टाइम। और ये पैरेलल बस भी हो सकती है, मैनी बिट्स एट ए। तो बुनियादी तौर पर बस क्या करती है? डेटा को ट्रांसमिट करती है। तो वो दो तरह से डेटा को, अगर सीरियल बस होगी तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी सीरियल बस 32 बिट की है तो वो 32 बिट ही डेटा ट्रांसफर कर सकेगी और एक एक बिट करके ट्रांसफर करेगी। ठीक है, एक टाइम पर एक बिट को ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो पैरेलल बस होगी वो क्या करती है? एक टाइम पर मल्टीपल बिट्स को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। तो बुनियादी तौर पर ये दो तरह की बसेज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के साथ मैंने एक तार लगाई होती है, उसी तार को कहते हैं बस। आपकी रैम किसी ना किसी पेरिफेरी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, वो जहां पर लगी हुई है उस जगह को कहते हैं बस। अब यानी आपके सीपीयू से रैम की जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रही है? थ्रू बसेस। तो आपकी सारी डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन हो रही होती है विद सीपीयू, उनकी आपस में जो इंटीग्रेशन हुई होती है, तो वो कैसे हुई होती है? थ्रू दीज बसेस। और ये बसेस जो है अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं। अगर सीरियल बस होगी तो ये 1 बिट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिट कर रही होगी, या उसका एड्रेस वेरीफाई कर रही होगी, या उसके सिग्नल कंट्रोल कर रही होगी एक बिट के डेटा को। उसकी सलाहियत ये होगी। और फिर जो अगर पैरेलल आपकी बस है तो वो मल्टीपल बिट्स को कर सकती होगी। तो ये बसेस भी होती हैं जिसके जरिए से आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं जिनका भी हमने तस्करा किया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो वो आपके सीपीयू के अंदर कैसे लगे होते हैं? थ्रू दीज बसेस। तो बात समझ आ गई है? अब बस से आगे हमारे पास है
अब जी आगे हमारे पास है मेमोरी। एक मिनट, मेमोरी। अब कंप्यूटर के अंदर आपको देखो, अभी मैंने सीपीयू बिल्ड कर दिया एक, उस सीपीयू के अंदर अब मैंने इनपुट डिवाइसेस भी लगा दी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी लगा दी हैं, और सीपीयू उसकी टाइप्स भी मैंने आपको बता दी हैं। कंप्यूटर हमारा बनता जा रहा है, एक तरतीब से मैं आपको लेकर चल रहा हूं चीजों को। फिर जब कंप्यूटर बन जाएगा, फिर हम चले जाएंगे नेटवर्क पे, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे। फिर हम चले जाएंगे इंटरनेट पर, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स पर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे ईमेल पर। तो दिस विल बी आवर मैकेनिज्म के भाई हम कैसे मूव करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे जैसे हो रहा है जो जो मैं वैसे वैसे बताई जा रहा हूं कि भाई कंप्यूटर के अंदर कि भाई अब ये इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कैसे हो रही होती है, तो वो आपको आई होप के पता चल गया होगा कि भाई आपका कंट्रोल यूनिट होता है, आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, आपका मेमोरी यूनिट होता है, और ये तीनों मिलकर जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं। और मेमोरी यूनिट के अंदर अब वो मेमोरी यूनिट जो है उसको अब हमने देखना है कि भाई मेमोरी के बारे में हमारा कोई बात ना रह जाए। तो मेमोरी के बारे में आपको एक बात तो पता चल गई है, और वो ये बात आपको पता चली है कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है, 0 और 1। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख भी रहे हो, तो अल्टीमेटली थ्रू कंपाइलर या इंटरप्रेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम ने अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना है आपकी लो लेवल या मशीन लैंग्वेज के अंदर, 0 1 की फॉर्म में उसने कन्वर्ट होना है, और दैट विल बी कॉल योर कोड। यानी वो कोडेड फॉर्म में ही जाएगा, क्योंकि मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 1 फॉर्म। तो मेमोरी बुनियादी तौर पर होती क्या है, 0 1। और 0 या 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और 4 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल। और फिर 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। और 16 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्ड। आपका जो वर्ड होता है, इस एक वर्ड को कौन बनाता है जी, 16 बिट्स। फिर उसके बाद जो है आपका 1024 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक किलोबाइट, किलोबाइट के बी। फिर उसके बाद जो है आपका 1024 के बी मिलकर बनाते हैं 1 MB, 1 मेगाबाइट। फिर उसके बाद जो है आपका 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट। और फिर 1024 गीगाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 पेटाबाइट, सॉरी टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलकर बनाते हैं पेटाबाइट। फिर उसके बाद 1024 पेटाबाइट मिलकर बनाते हैं जीटाबाइट। और फिर 1024 जीटाबाइट मिलकर बनाते हैं योटाबाइट, विच इज द लार्जेस्ट मेमोरी, ठीक है जी। और अमेरिका वगैरह के अंदर इस तरह के जिनमें योटाबाइट्स में भी डेटा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े लेवल पर डेटा को हैंडल करना होता है, तो ये मैक्सिमम रेंज हो सकती है। तो ये, और ये सारा का सारा जो मेमोरी होगी वो किस लेवल पर होगी, हाँ 0। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े कोड दे दोगे, कंप्यूटर को कंप्यूटर इतने बड़े बड़े कोड नहीं देगा, आपको कोडेड सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो इस डेटा को कोडेड सिस्टम में डेवलप किया जाता है। कैसे कोड होते हैं, सबसे जो पहला कोड था जो 1963 के अंदर डेवलप हुआ था, उसे कहते हैं BCD कोड। किस चीज का एब्रीवेशन है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कितने बिट का है, 4 बिट का कोड होता है ये, और ये 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 को अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 दूनी 4, 1, 2 एकम 2, और ये 1 है, ये यहां, ये यहां 2 एकम 2 और ये 0 है। चलो जो भी है, बहरहाल ये
101, हाँ ये होता है हमारे पास, यानी ये एक कोड बन गया हमारे पास। ये कितने बिट का है? 3 बिट का। तो ये मैक्सिमम 0 से लेकर 9 तक को डील करता था और 4 बिट का कोड होता था, बड़ा प्राइमरी। फिर उसके बाद इसका एक आया एक्सटेंडेड वर्जन, उसे क्या कहते हैं? ई पी पी डी आई, कैसा है? एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बाइनरी बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ये जो है एक्सटेंडेड जो था, ये 8 बिट्स का था। फिर एक अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है आंसी। आंसी क्या एब्रीवेशन है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने एक कोड डेवलप किया था, आंसी ने, जिस कोड को क्या कहा जाता है? आस्की। आस्की कोड, ठीक है, आस्की कोड। और ये आस्की कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका बुनियादी तौर पर जो आस्की कोड था ना, ये 7 और 8 बिट्स पर मुश्तमिल था और इसके अंदर 256 कैरेक्टर थे। ठीक है जी, 256 कैरेक्टर। अब पूरी एबीसी इसके अंदर आ गई थी और ये डॉट कॉमा ये तो वो सारा कुछ आ गया था। तो हर चीज ये प्रोग्रामर के लिए ओके हो गया था, क्योंकि हर चीज के कोड हो गए थे, प्रोग्राम लिखना इजी हो गया था। वरना तो आपकी लिमिटेशन है ना बीसीडी में, आपने 4 बिट का ही कोड इस्तेमाल करना है। तो अब ये कोड की वैल्यू भी बढ़ गई थी, कैरेक्टर भी इसके अंदर मल्टीपल ऐड हो गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास आजकल जो कोड होता है वो यूनिकोड है जी, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल कोड। और ये 8 बिट का होता है ये भी। इसमें जो है वो 1 लाख करेक्टर, 1 लाख करेक्टर जो है, तकरीबन 1,14,000 करेक्टर्स हैं, 1,14,100 करेक्टर्स ये इसके अंदर शामिल है। यानी सारी लैंग्वेज, अरबी, चाइनीज, अब सब के अंदर जो है वो कोड वगैरह ओके हो जाता है। तो ये एक यूनिकोड जो है अब वर्जन, यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज से फिर इन कोड के जरिए से जो है बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी। इसमें कुछ प्लॉटिंग पॉइंट भी होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यानी इशारिया वाले प्लॉटिंग पॉइंट भी होता है। और वो जो 16, छोड़ दो वो, इसमें डिफरेंट टाइप के लेवल पर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट कर रहा होता है, ये सारा का सारा मामला वहीं पर डील हो रहा होता है। आपने तो इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, फिर उसके बाद डिकोडर ने डिकोड करना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर अरिथमेटिक जो है वो एप्लीकेशन होनी है, फिर उसके बाद इसके लॉजिक डिसीजन बनने हैं। कंप्यूटर के अंदर तो चीजें ऐसे ही हो रही है ना, कंप्यूटर के अंदर तो ये कोड्स हैं जिनके थ्रू ये सारी चीजें हो रही होती हैं। यानी एक कोड, वो जो 0 1 फलाना ढिंगना, ये तो वो सारा कुछ आपका जो हेलो, हेलो को वो कन्वर्ट कर देगा 0 1 फलाना ढिंगना यूं वूं। एच के अंदर ये 0 1 एच है, फलाना ये है, ये एक बड़ा सा कोड बन जाएगा कंप्यूटर, फिर उसे 8 बिट के जो है चंक्स के अंदर डिवाइड करेगा, इस तरीके से वो जाएगा कंप्यूटर। गॉट इट? फिर उसके बाद अब मेमोरी, बुनियादी तौर पर ये आपको पता चल गया कि भाई ऐसे जाता है मामला। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं अगर बात करूं, लेकिन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर भी कहां होती है? तो मेमोरी बुनियादी तौर पर 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, या इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं जी? रैम,
और रोम। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास क्या होती हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ्लॉपी फ्लॉपी और सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क। ठीक है जी। और ये इन्हें हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास लेजर लो लेजर लो पावर लेजर बीम, लो पावर लेजर लो पावर लेजर बीम के जरिए से डेटा को रीड करती है। ये जो आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सारी चीजें डेटा को कैसे रीड करते हैं, एक टेक्नोलॉजी है लो पावर लेजर बीम। आपने सीडी वगैरह डीवीडी देखे होंगे, ऐसे लेजर आपको पीछे से नजर आता होगा। तो उसी लेजर बीम के अंदर, लेकिन ये फ्लॉपी जो है ये बुनियादी तौर पर मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक होती है। इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होती है जी, आपके पास हार्ड डिस्क है, वो बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है जी, वो उसका भी बारे में देख लेंगे हम। तो आ, वो शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन के लिए विच डिवाइस इज यूज्ड, तो वो बस की कैटेगरी में आ जाएगी, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर बाहर से ही लग जाती है। ठीक है जी, फ्लैश मेमोरी होती है वो। तो ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम पहले बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी में हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले चीज है उसकी, वो क्या है जी, रोम। ठीक है जी, रोम क्या होती है जी, रीड ओनली मेमोरी। और इसका एक और नाम क्या है जी, रीड ओनली मेमोरी का, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, या इसको आप एक और नाम क्या है जी इसका, परमानेंट। तो वो अल्फाजों के जरिए से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो इन तमाम बातों का मतलब क्या है कि भाई ये आर्जी नहीं है, वोलाटाइल कहते हैं आर्जी, ये मुस्तकिल है, परमानेंट है। ठीक है जी। और इसको रीड ओनली मेमोरी, इस पर राइट नहीं किया जा सकता, इसमें इंस्ट्रक्शन आप खुद नहीं देते, बल्कि ऑटोमेटिकली होती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं जी आपके पास, स्टार्टअप प्लस बायोज। बायोज भी क्या होती हैं आपकी बुनियादी तौर पर, बायोज इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस की जो इंफॉर्मेशन है, ये आपकी बेसिक इनपुट यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपका। तो सबसे पहले जैसे ही आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हो, तो आपकी रैम की एक मेमोरी, अब इसमें से अलग से एक मेमोरी निकाल ली गई है, जिसके अंदर ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की चीजें होती हैं, उसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी। ये रैम ही रोम ही होती है, लेकिन इसे डेडिकेट कर दिया गया है बायोस के लिए, फ्लैश मेमोरी अब इसका नाम है। तो ये क्या होता है, इस फ्लैश मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस चलता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट। कौन सा प्रोसेस चलता है, पोस्ट। पोस्ट से क्या मुराद है जी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आपने पावर ऑन की, तो कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है कि हाँ भाई हार्ड डिस्क है, रैम है, हाँ भाई सारा ओके है, कोई चीज खराब तो नहीं है। तो हर चीज का पावर, उसका अपना मैकेनिज्म है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पर होती है, तो ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी रोम में होती है। इवन इंफॉर्मेशन रिटेन आफ्टर सीपीयू ऑफ,
सीपीयू अगर ऑफ भी हो तो ये इंफॉर्मेशन को उस वक्त भी रिटेन हो, परमानेंट है, ऑफ है ऑन है इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि भाई अगर बंद कर दें तो क्या रोम की जो है मेमोरी खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, उसके अंदर रहेगी। सीपीयू बंद है या ऑन है इसका ताल्लुक रोम के साथ नहीं है। लेकिन अब दूसरी मेमोरी हम देखते हैं और दैट इज कॉल्ड रैम। और रैम को क्या कहते हैं जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका एक और नाम क्या है जी? वोलाटाइल मेमोरी या इम्परमानेंट या नॉन परमानेंट मेमोरी। यानी वर्क व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है फिर उसी सूरत में जो है वो कंप्यूटर को ये काम करती है। जब ऑफ हो गया तो फिर ये काम नहीं करती। तो रैम के बारे में ये बात भी वो पूछ लेता है, रैम के बारे में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कैसे काम करती है? वर्क बिटवीन सीपीयू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है सीपीयू के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल आपने सीपीयू ऑन किया और आपका जो है वो विंडोज आ गई, आपकी विंडोज इंस्टॉल थी, विंडोज चल गई। अब फॉर एग्जांपल विंडोज के अंदर आपकी जो है बहुत ज्यादा सिस्टम आपका स्लो हो रहा है, उसको जो आपके टास्क हैं, जो आप दूसरे माई कंप्यूटर खोल रहे हो, गाना चला रहे हो, साथ में वर्ड की एक फाइल भी खोली हुई है, साथ में एक्सेल की भी फाइल खोली हुई है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपकी अगर हार्ड डिस्क में स्टोर होगा तो आपकी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। और उसके अलावा आपकी जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहां पर स्टोर हो रही होती है? जो आप कर रहे होते हो तो रैम में हो रही होती है। तो रैम ये लोड आपके कंप्यूटर से ले लेती है और ऑपरेट करती है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सपोर्ट करती है ये जो है, और ऑपरेट कर रही होती है बिटवीन सीपीयू एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, लेकिन अब रैम भी जो है ये फास्ट मेमोरी होती है बुनियादी तौर पर, लेकिन इसके ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा तो ये भी फिर कोलैप्स कर जाएगी, आपकी सीपीयू की सपोर्ट जो है खत्म हो जाएगी, आपकी सपोर्ट जो है। फिर इसमें से एक ना वर्चुअल मेमोरी निकालते हैं, रैम में से एक वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी होती है जिसे कहते हैं कैशे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट आउटसाइड सीपीयू के बाहर अगर देखा जाए तो ये, और ये वर्चुअल है। जैसे प्रिंटर था, प्रिंटर नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी प्रिंटर के फंक्शन आ रहे हैं, ये भी कोई हार्डवेयर के तौर पर कैशे मेमोरी होती नहीं है, बल्कि ये रैम में से ही कुछ मेमोरी जो है, बिल्कुल कुछ टास्क ऐसे होते हैं, जैसे इसके अंदर स्टोर होती हैं आपकी कुकीज और वेब हिस्ट्री। आपने देखा होगा कि आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री जो है वो रिमूव कर सकते हो, क्योंकि वो कैशे के अंदर स्टोर हो रही होती है, या किसी वेबसाइट पर जाते हो तो उसकी कुकीज भी आपकी कहां पर स्टोर होती है, हो रही होती है? कैशे मेमोरी। तो ये वर्चुअल मेमोरी होती है, ये ना कि कोई परमानेंट या कुछ इस हार्डवेयर टाइप नहीं होती। तो ये जो है, और ये बफर होती है, ये काम क्या करती है जी? बफर का काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। एक बफर, एक बफर क्या होता है? जैसे हम क्या, जैसे जब यहां पर यूके था, जब यहां पर हम यूके की कॉलोनी थे, हमारे ऊपर बरतानिया जब हुकूमत करता था, तो और हमारे ऊपर सेंट्रल एशिया के इलाके ताजिकिस्तान पर रशिया हुकूमत करता था, तो रशिया और यूके जो है, इन दोनों के दरमियान, इनकी सरहदों के दरमियान में एक इलाका था जिसे कहा जाता था अफगानिस्तान, और आज भी मौजूद है।
तो ये अफगानिस्तान जो है इलाका इन दोनों के लिए एक बफर स्टेट था कि भाई दोनों चाहते थे कि भाई यहां पर किसी का कब्जा ना हो। रशिया चाहता था यहां पर यूके का कंट्रोल ना हो, और जो है यूके चाहता था यहां पर रशिया का कंट्रोल ना हो। तो एक बफर स्टेट यानी बफर दरमियानी इलाका। तो ये जो है सीपीयू और रैम के दरमियान एक दरमियानी इलाका है जो उसको जो है सहूलत देगा। यूके चाहता था ये मुझे बफर सहूलत दे, और वो था बफर बुनियादी तौर पर। यूएसएसआर चाहता था कि ये मुझे सहूलत दे। तो बफर क्या होता है? दरमियानी एरिया, यानी ये सीपीयू और रैम के दरमियान एक दरमियानी एरिया है जो डेटा को आर्जी तौर पर होल्ड करता है। होल्ड डेटा टेम्परेरीली, होल्ड डाटा टेम्परेरीली। ये भी होल्ड डाटा कैसे करता है? टेम्परेरीली। और रैम भी डाटा कैसे करती है? रैम उस वक्त तक डेटा को रिटेन रखती है जब तक के आपका कंप्यूटर ऑन है। लेकिन इसमें तो आपने देखा है कि आप रद्दोबदल कर सकते हो, ब्राउजर की हिस्ट्री को खत्म कर सकते हो, वो जो कुकीज आपने एक्सेप्ट की है उनको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आप छेड़छाड़ी कर सकते हो क्योंकि ये बड़ा टेम्परेरी होता है इसके अंदर आप। और ये जो रोम है, ये रैम जो है, ये कैसी मेमोरी है? रैम रीड एंड राइट, रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी जो काम कर रहे हो उसको रीड भी कर रही होती है और आप इसमें मुख्तलिफ काम और करते रहते हो। तो इसका मतलब ये राइट भी कर रही है, आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाँ भाई अब मेरा ये ब्राउजर की हिस्ट्री है, अब मेरी ये है, अब गूगल को देख लो, अब इसको देख लो, अब इसको। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से राइट भी आप इसके ऊपर कर रहे हो। तो ये रीड राइट मेमोरी है, ये सिर्फ रीड मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ये रीड राइट मेमोरी है। तो रैम के बारे में ये सारे टेक्निकल सवाल आपसे ऐसे ऐसे पूछेगा, लेकिन वो मैंने आपको 5 मिनट के अंदर सारे बता दिए। आप इसको 2-3 बार मेरी बातों को गौर से सुनोगे, पीछे कर करके बाद में दोबारा सुनोगे, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और ना कि इसका यह तरीका कार है कि रैम के बारे में इतना बड़ा डाटा इकट्ठा कर लेना। ठीक है जी, विकीपीडिया पर बहुत बड़े बड़े डाटे होंगे, तो मेरी बात को ही अगर आपने 4-5 बार पीछे करके समझ लिया तो यही आपकी रैम का मसला हल कर देगी कि रैम बुनियादी तौर पर रैम और रैम रोम क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी और मेन मेमोरी है ये आपकी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। और ये क्या करती है जी? आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन, या आपके फर्मवेयर कि आपकी किस फर्म का कौन सी चीज है। फर्मवेयर्स भी आपके कहां पर होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं फर्मवेयर्स। फर्मवेयर्स भी आपके रोम के अंदर, ये सारी बेसिक स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन, बायोस की इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी रोम में। और उसका एक एलिमेंट होता है बायोस जो कि फ्लैश मेमोरी के अंदर ही होता है। और रोम, लेकिन आजकल आपको पता है कि रोम के अंदर डिफरेंट वैरायटी आई है, जैसे कहते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके अंदर एक और वैरायटी आई है जी, ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली अरे इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, अरेज करके फिर दोबारा इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये इसके लिए जो सारी चीज यूज होती है दैट इज कॉल्ड जो है रोम प्रोग्रामर। रोम प्रोग्रामर एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, उसके अंदर रोम को लगाकर इसको इलेक्ट्रिकली रेज करके डेटा को इसको नए सिरे से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। अब जो है वो प्रोग्रामेबल भी रोम अवेलेबल होती है। ठीक है जी, लेकिन वन टाइम होगी, उसके बाद जब लग जाएगी तो फिर ये परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप की वैरायटी मौजूद है। फिर उसके बाद रैम के अंदर भी आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आपकी स्टैटिक रैम होती है और आपकी डायनामिक रैम होती है।
स्टैटिक रैम आपकी जो है ये इसके अंदर बिल्कुल स्टैटिक यानी कोई मूवमेंट वाली चीज नहीं होती, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है स्टैटिक रैम, लेकिन ये है बहुत ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट होती है। डायनेमिक रैम जिसे डी रैम कहते हैं, तो इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ डाटा ट्रेवल हो रहा होता है, और जो है ये DDR4, ठीक है जी। तो डबल डाटा रेट, DDR किसे कहते हैं? डबल डाटा रेट, ठीक है जी, डबल डेटा रेट। तो ये DDR4, बल्कि अब 5 भी आई हुई है, ठीक है जी। जो 11 जनरेशन या 12th जनरेशन जो है कंप्यूटर, उनके अंदर DDR4 DDR5 लगी होती हैं, ठीक है। डबल डेटा रेट आपको प्रोवाइड करते हैं, और फास्ट होता है ये, लेकिन स्टैटिक से कम होता है। स्टैटिक जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है जी रैम। तो ये DDR इसके अंदर वैरायटी आई हुई है जी रैम के अंदर। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की ओके हो गई, प्राइमरी या मेन मेमोरी जो है वो ओके हो गई आपकी ना, इसमें और तो कुछ भी नहीं है, यही है बस, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जरा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है बड़ा गड़ 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 गुड़ है। तो सब इंस्पेक्टर लगना कोई सौखा तो नहीं है, पूरा दिन का काम दूंगा। अभी जज्बा आया हुआ है आप लोगों के अंदर, मैंने कहा चलो जी इस जज्बे का फायदा उठाओ, डाटा आपको दो, जरा आपकी बैठने की पढ़ने की रूटीन बने। और कुछ ऐसे भी होंगे सर इसके नोट्स दे दें, क्यों? याद क्यों नहीं करना? अब कोई ना कोई बहाना तो लगाना है, तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा, असल में नोट्स नहीं थे ना, नोट्स नहीं थे, ठीक है। तो ये अपना एटीट्यूड रवैया जो है वो तब्दील हमें करना चाहिए, ठीक है। कि ये इतने बेहतरीन तरीके से आपको एक एक्सपर्ट बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है। बस ये जो है ना लिखने की आदत ना याद करने की आदत, बस जो है ये वीडियो देख ली, इसमें भी कोई एफर्ट नहीं लग रही, ठीक है। बैठो और जो करके ढीले ढीले होकर देख लो, और फिर उसके बाद जी अब लिखने की कौन जहमत करे, इसको याद करने की कौन करे? हाँ भाई नोट्स मांगते रहो, ठीक है। नोट्स नहीं है इसलिए फिर बाद में अपने आप को कोई क्यों नहीं पूरा दिन मैं पढ़ा, असल में नोट्स होते ना तो फिर पढ़ लेता मैं, ठीक है। बस ये अपने आप को कह के फिर सो जाओ। तो ये रवैये जो हैं वो हमें तब्दील करने चाहिए, और बेहतर तरीके से अगर वाकई सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, सेकेंडरी मेमोरी। और आपको पता है कि जब स्टार्ट में कंप्यूटर में मेमोरी का क्या सोर्स था? मैग्नेटिक। वो आपने ऑडियो कैसेट्स देखी होंगी, वो वीडियो कैसेट्स देखी होंगी, जिसमें ऐसे एक काली सी पट्टी होती है, या कैमरा होता था, उसमें क्या होता था, उस कैमरे के अंदर वो उसे क्या कहते थे? नेगेटिव, नेगेटिव कहते थे उसको, वो जो एक्सरे की तरह का नेगेटिव होता था। तो वो एक वहां पर उस तरीके से मेमोरी को स्टोर किया जाता था मैग्नेटिक टेप में। फिल्म भी स्टोर कर लेते थे, गाने भी स्टोर कर लेते थे मैग्नेटिक टेप के अंदर। तो मैग्नेटिक टेप जो है ये बुनियादी तौर पर ये पुराना सोर्स ऑफ जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज था, सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया डेटा, और अब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसको हम सेकेंडरी जो मेमोरी है इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास सबसे पहले तुम आए हुए हो, ये क्या नाम है इसका, वकारुल हसन, बीमार हो गए थे हैं? कमजोर तुम भी हुए हो कोई हैं? फ्लॉपी कमजोर पीपीएससी की तैयारी कमजोर कर देती है यार। जिंदगी में किसी टाइम तो इंसान को, हम नौजवान है, चलो मैं बूढ़ा हूं, तो आप लोग तो नौजवान हो, समझ आ रही है बात की? तो किसी टाइम तो हमें भी, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं
अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं रियली, तो हमें किसी टाइम तो जिंदगी में कोई 6 महीने साल हम अपना एनालिसिस तो करेंगे, हमने कोई इफेक्टिवली एफिशिएंटली स्मार्टली कोई अभी तक जिंदगी में कोई मेहनत की है? हमारे बेचारे माँ बाप बस पैसे प्रोवाइड करते रहे और हम उजाड़ते रहे। यूनिवर्सिटियों में भी हमारे मैक्सिमम का यही हाल था, और जो है बाकी भी बस एक ही आदत हमने डेवलप की और दैट इज रट्टा। मैक्सिमम अगर कोई बहुत ज्यादा कोई अपने आप को ब्रिलियंट कहता है जी मैंने ये तो वो फलाना, तो वो मैक्सिमम रट्टे वाली उसने एक स्ट्रेटेजी ज्यादातर लोगों ने। तो अब जिंदगी में कोई ऐसा मौका लाएं जहां पर अब अपनी जिंदगी की भरपूर मेहनत लगा दें, पूरी की पूरी, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये एक इसके अंदर क्या होते हैं जी, फ्लॉपी डिस्क जो है ये मैग्नेटिक होती है, मैग्नेट के जरिए से मेमोरी को स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होते हैं जी, इसमें सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं, और सेक्टर्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास एक फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है जी। अब इसके ये 4 ट्रैक्स हैं, इसके क्या हैं जी, ये 4 ट्रैक्स हैं। इन 4 ट्रैक्स के अंदर ये मैंने कहा एक सेक्टर है जी, ये जी मेरे पास एक सेक्टर है, ये जी मेरे पास दूसरा सेक्टर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डेटा असल में स्टोर कहां पर होगा, इन सेक्टर्स में। इन सेक्टर्स में डेटा हमारा स्टोर होता है, इन सेक्टर में। तो ये है आपकी फ्लॉपी डिस्क, और ये सबसे ओल्ड हमारा तरीकाकार था जब मॉडर्नाइज हमने किया था। 1.44 MB की होती, बस इतना सा डेटा ये रिटेन रख सकती फ्लॉपी डिस्क। फिर उसके बाद आपके पास लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए से लो पावर लेजर बीम के जरिए से जो है आपके पास जो है सीडी, सीडी क्या होती है जी, कॉम्पैक्ट। तो ये बड़ी सस्ती सी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये कितना MB 680 से 700 MB का डाटा रिटेन कर सकती, स्टोर कर सकती। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास डीवीडी, ये क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये जो है 4.7 GB सिंगल साइडेड सिंगल लेयर। ठीक है जी। तो डबल साइडेड इसमें अगर होगी, अगर इसमें डबल साइडेड होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 9.4। ठीक है जी। अगर इसमें डबल साइडेड और डबल लेयर होगी, लेयर भी 2 और साइड भी अगर 2 कर देंगे, तो इट कैन स्टोर 17 GB डेटा। ठीक है जी। तो ये डीवीडी भी आपकी एक स्टोर करने की लेजर वाली स्टोर करने का तरीका है। और फिर इनको रीड करने के लिए आपका, और ये अगर किसी के आगे आर लिखा होता है, इसका मतलब ये इसके साथ राइटर भी होता है, यानी सीडी रोम अगर होगा तो रीड ओनली मेमोरी। सीडी के अंदर अगर बाद सीडी राइटर भी होते हैं कि आप उस सीडी के अंदर डेटा को रिमूव करके नया डेटा भी डाल सकते हो, अगर, लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर सीडी राइटर होना जरूरी है। तो डीवीडी के अंदर भी ऐसे है कि डीवीडी आर अगर लिखा होगा तो इट मींस कि ये डीवीडी रोम भी है, यानी रीड भी कर सकता है इस डीवीडी को, इसके अलावा इसको राइट भी कर सकता है। तो इसके अंदर 2 वैरायटियां जो है वो आ सकती हैं। फिर उसके बाद जो है आपका लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर यही चीजें आपकी होती हैं। फिर उसके बाद जो है ब्लूरे डिस्क आपकी 32 GB डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर करने वाली वही है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है सेकेंडरी, और ये सारी सारी सेकेंडरी हैं। तो सेकेंडरी के अंदर आ जाती हैं। फिर मैग्नेटिक के अंदर एक और आ जाती है जिसे कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है जी। हार्ड डिस्क जो है
इसको HD इसका एब्रीविएशन है, और HDD भी इसको कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कैसा है? ये मैग्नेटिक है जी, मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है जी, एक मैग्नेटिक पैलेट होती है, एक मैग्नेटिक पैलेट यानी एक ऐसे ऐसे पैलेट होती है मैग्नेटिक। उसके अंदर क्या होते हैं जी, उसके अंदर ऐसे जो है आपके पास ट्रैक्स होते हैं, और फिर प्लस में वो ट्रैक्स आगे डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। वो ट्रैक किस में डिवाइड होते हैं जी? सेक्टर में। तो ईच सेक्टर कैन स्टोर 512 MB डाटा। ठीक है जी। तो ये मैग्नेटिक पैलेट होती है, और इसके अंदर ट्रैक होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, और इन सेक्टर्स में डेटा स्टोर होता है, और इसके ऊपर एक हेड होता है। ये ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये जी, ये मेरा हेड है। ये अब ये घूमता है घूमता है घूमता है, फिर हेड यहां पर आ जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरा हेड यहां से लेकर यहां तक आ गया, फिर मेरा हेड ये घूम रही है, फिर मेरा ये यहां पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये मेरी C ड्राइव है, ये मेरी D ड्राइव है। ठीक है। तो अब मेरा ये घूम रही होती है हार्ड डिस्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने D के ऊपर क्लिक किया, इसका मतलब प्रॉपर जो है सेक्टर के ऊपर मेरा हेड आ गया। मैंने D के ऊपर क्लिक किया तो इसका मतलब है ये सेक्टर जो ये हेड है, ये इसे कहते हैं हेड। हेड इसको क्या कहते हैं? हेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने D पर क्लिक किया तो क्या होगा जी, ये हेड मेरा ऐसे इधर आ जाएगा। अब इसको इधर से इधर आने में टाइम लगा, इस हेड को इधर से इधर आने में जो टाइम लगा है, दिस टाइम इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। टाइम टू स्पिन हेड ओवर प्रॉपर सेक्टर। टाइम टू स्पिन हेड ओवर प्रॉपर सेक्टर इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। ठीक है जी, लेटेंसी टाइम। ठीक है। लेकिन अब ये जो मैग्नेटिक होती है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ये बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। ठीक है जी। तो लेकिन आजकल आई हुई है महंगी वाली जो लगवा सके उसको पता होगा, जिसके पास होंगी ये SSDs। SSD कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये इसमें असल में ये तो मूव कर रही है, तो मैकेनिकली यानी मैकेनिकल है, तो जो इस चीज के अंदर भी कुछ मैकेनिकल इन्वॉल्व होगा तो उसकी स्पीड हमेशा कंप्रोमाइज होगी। तो अगर किसी भी चीज में जो है मैकेनिक्स इन्वॉल्व हैं तो उसकी स्पीड हमेशा, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में ये सारा का सारा चीज जो है विदाउट मूवमेंट हो रहा होता है, विदाउट मूवमेंट हो रहा होता है। तो सॉलिड स्टेट ये स्टेटिक होती है, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है ये। ठीक है जी। और ये सारे के सारे डेटा स्टोर हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट। ठीक है जी, परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, और रीड और राइट दोनों मेमोरी, रीड और राइट दोनों मेमोरी की ये टाइप है। और हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, इसका आपको फाइल सिस्टम पहले डिफाइन करना पड़ता है। आपके पास एक फाइल सिस्टम होता है जिसको कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, और इसे कहते हैं फैट। और आजकल आया हुआ है NFTS, न्यू फाइल टेबल सिस्टम। तो ये दो तरह के होते हैं, जो आपका मर्जी है, आप उसके मुताबिक जब हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करने लगते हो, जब आप फॉर्मेट कर रहे होते हो तो आपके पास अगर या कोई ड्राइव है, आप फॉर एग्जाम्पल क्लिक करना, उसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्मेट, तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करना। फॉर्मेट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वो ऑप्शन दे रहा होगा कि
यानी फाइल एलोकेशन टेबल वाले स्ट्रक्चर में अपनी हार्ड डिस्क को रखना है, या आपने न्यू फाइल सिस्टम जो टेबल एलोकेशन सिस्टम है उसमें रखना है, तो वो आपको ऑप्शन दे रहा होगा, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट कर देना है और डेटा आपका खत्म हो जाए। डेटा आपका करना नहीं है यानी, ठीक है, तो डेटा वरना ज़ाया हो जाएगा, यानी फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। और फिर उसके बाद जो है आप डिफरेंट एक अपनी हार्ड डिस्क के अंदर नई ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बाद बंदे की सी बहुत एक ही ड्राइव है जी, और उसका डेटा जो है कंप्रोमाइज हो रहा है और विंडो उड़ी, सारा डेटा गया, वो कहता है यार मैं अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक नई ड्राइव बना लेता हूँ, तो बना सकता है। तो एक नई ड्राइव भी आप क्रिएट कर सकते हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है जी, इसके अंदर लेटर डेडिकेटेड होते हैं, तो वो आप बना सकते हो। समझ आ रही बात की? तो ये इस तरीके से ये आपका हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी भी ओके हो गई है। सॉरी सॉरी, सीक टाइम, ये हाँ, हार्ड डिस्क में सीक टाइम होता है, नेटवर्क में लेटेंसी टाइम होता है। नेटवर्क के अंदर लेटेंसी टाइम, ये सीक टाइम, सीक कर रहा है ना, उस जगह सीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया है। नहीं नहीं, असल में ना मैंने इसलिए ये इतना ज्यादा डेटा पढ़ाया है, इसके पीछे वजह ये है कि इसमें से इतना कुछ आना नहीं है। समझ आई है? इसमें से मैक्सिमम आपका 3-4 नंबर का आएगा, ये जितना हमने पढ़ा है। अब यानी लास्ट टाइम की मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं एक बेस बना रहा हूं। लास्ट टाइम भाईजान इंटरनेट में से 14 नंबर का आया, 40 में से 14 नंबर कौन से आए हैं? इंटरनेट। लास्ट टाइम जो है आपका वो 10 नंबर आए MS पावर पॉइंट से, और 4 नंबर आए MS पावर पॉइंट से, 10 नंबर आए आपके MS वर्ड से, 10 नंबर आए आपके एक्सेल से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके 24 नंबर उधर से आए, ठीक है जी। फिर उसके बाद बाकी कितने बच गए जी आपके? 16 बच गए अभी भी मेरे पास है ना, मैंने लास्ट टाइम बड़ा वो किया था। मैं बात खत्म कर रहा हूं। ईमेल में और इंटरनेट में से आए थे 14, MS वर्ड 10, MS एक्सेल 10, पावर पॉइंट 4, और विंडो के 2 सवाल, यानी विंडो फंडामेंटल 2 सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई इस बार भी वही पैटर्न, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे कि भाई सब लोग, क्योंकि अब सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सजी दिखा के खबी मारेगा, मैरिट जो उसने रिड्यूस करना है। लास्ट टाइम पेपर इतना टफ था, यानी इस कंप्यूटर के सवालों में से, यानी ये 40 सवाल हैं, 10 से ज्यादा ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नन ऑफ दीज था। जस्ट इमेजिन के भाई कौन से बच्चे कर सकेंगे जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। 10 सवालों का जवाब नन ऑफ दीज था। फिर उसके बाद इंग्लिश का जो इसमें लास्ट बैच में आया था, 8 नंबर के सिनोनिम, 8 नंबर के एंटोनिम, 7 नंबर के ईडियम, 9 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 7 नंबर की सेंटेंस करेक्शन, और 1 नंबर की सेंटेंस कंप्लीशन। हालांकि उसने सारे लिखे हुए, अब उसकी मर्जी है इसमें से वो कौन सा ज्यादा एरिया टच कर दे। अब सारे लोग MS ऑफिस के पीछे लग जाएं, लगेंगे ना, क्योंकि वो देखेंगे हाँ लास्ट टाइम ये आई, यह सिलेबस आई, ईमे में लिखते ई वारी ईमे आती, कोई इसके ऊपर गड़ 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 पेपर गया, दुनिया बदल गई भाईजान। ये क्या फंडामेंटल चा की दे, ये तो ऐसा कीता क्या नहीं है, मैं तो ऑफिस का एक्सपर्ट बन गया है। जी के 4 नंबर थे, उर्दू 3 नंबर थे, मैथ 3 नंबर थे, एवरीडे साइंस 2 नंबर थे, इस्लामिक स्टडीज 2, पाक स्टडी 6। पाक स्टडी की टेंशन, ठीक है। ओ जीके का हिस्सा होती है इस्लामिक स्टडी ना, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था।
जीके का हिस्सा होती है इस्लामिक स्टडी। जब जीके लिखा हुआ है इसका मतलब 10 सब्जेक्ट खत्म बात। उर्दू लिखी हुई है, हाँ, वो इसका मतलब होता है दे देगा वो। ठीक है, तो टीपीएससी अपने सिलेबस को, हाँ ये है कि 40 कंप्यूटर के उसने लिखे हैं, 40 देगा, लेकिन अब 40 में उसने लिखा क्या है, उसकी तुम वो उसका सज्जा दिखा के खबा मारने का उसके पास लेवरेज है। भला कैसे उसने लिखा है सिलेबस, अगर आप देखो कि कंप्यूटर के अंदर उसने देखा है, लिखा है कि MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ईमेल, इंटरनेट, फंडामेंटल्स, ETC, ETC। समझ आ रही है कि भाई अब सारे लोग इस चीज पर लगेंगे कि भाई लास्ट टाइम 24 नंबर का ऑफिस आ गया, हर बंदा ऑफिस के ऊपर पूरी की पूरी जान लगाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नो डाउट ऑफिस को भी पूरी तवज्जो दी जाए, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखा जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो फंडामेंटल का हिस्सा बनता है उसको भी इस तरीके से, यानी अच्छे, क्योंकि वो ऐसे ही सवाल पूछता है कि टेक्निकल अंदर जाके कि भाई अंडरस्टैंडिंग जिसकी ही हो, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने उसको ओके करना है। फिर उसके बाद जो है इंग्लिश का काफी मुश्किल थे सिनोनिम एंटोनिम्स, मैंने फाइल शेयर की है आप लोगों को, तो आप अभी से लग जाओ और अपनी रूटीन बनाओ कि सुबह उठो, ठीक है जी, और रूटीन हो कि भाई मैंने ये एक फाइल को चुन लो, उसमें से वन वर्ड मेरा ख्याल वो ठीक है 800 850 दिए हमें, उसमें से मेरा ख्याल है 400-500 आपको आते होंगे, बहुत ईजी वाले, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इनके आपको आते होंगे, मिसोजिनिस्ट, ठीक है, ऑमनिशेंट, एथीस्ट, ठीक है, पॉलीगैमी, इस तरीके के जितने भी वन वर्ड होते हैं ये ज्यादातर लोगों को आते होते हैं। फिर जो नहीं आते वो कम रह जाएंगे, 300-400 रह जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी फाइल मैंने भेजी है वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड वाली, उसको, यानी अब ये है कि अगर कोई ये कर लेता है, अब देखो हर बंदे का अपना स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कोई बंदा होता है उसको ये करने की शौक है, तो मैंने ये उसके लिए भेजा है कि भाई वो चाहता है कि मैं इंग्लिश में पूरे ले लूंगा। अब बात बंदा है वो कहता है मैं इंग्लिश से रिलक्टेंट हूं, तो उसकी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम कंप्यूटर में से निकालेगा, कि यानी अल्टीमेटली आपका एप्टीट्यूड डिपेंड करता है, कोई एक ऐसी चीज होगी। अब बाद लोगों का स्ट्रॉन्ग जोन वो 20 नंबर होंगे, बाद लोगों का वो स्ट्रॉन्ग जोन वो उस 20 में से 17-18 ले रहे होंगे, बाद बंदे ने उधर बिल्कुल भी नहीं छेड़ा होगा उसको, वो उसमें से 4-5 ले रहा होगा बस। तो ये पर्सन टू पर्सन आप अपने अकॉर्डिंग देखें और अपनी जो चीज आपकी ऑलरेडी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, वरना ओवरऑल इसको प्लान करें कि एटलीस्ट आपके 60+ नंबर आए, क्योंकि इस बार आपको पता है पिछली बार की तरह 50-50 या 45-45 मेरिट नहीं रुकेगा। इस बार बहुत ज्यादा कैंडिडेट के अंदर अवेयरनेस आई है, बहुत ज्यादा जो है लोगों को पता चला है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, और 65% लोग आपको पता है जो उसमें से आप ये देख लो कि तकरीबन 30% ऐसे हैं जो 25, ये जो आपका एज ब्रैकेट है इसमें जो रिक्वायर्ड है 20 से 25 में तकरीबन 30% लोग हैं, तो इस बार कैंडिडेट भी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा आएंगे, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करनी है, मुकाबला होगा, आप अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगा दें बस, अब इसको मजीद प्लान करना छोड़ दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।